स्वागत है आप सभी लोगों का विद्या भारती संस्थान अजमेर द्वारा आयोजित इस जिला स्तरीय वेबिनार में। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के परिचय के निमित्त आमंत्रित कर रहा हूं विद्या भारती संस्थान अजमेर के आदरणीय सचिव श्रीमान राजेंद्र सिंह जी दहिया से कि आप इस वेबिनार के दौरान हमारे मध्य में उपस्थित वक्ता और अध्यक्षता कर रहे माननीय सज्जन का परिचय हम सभी से कराने की कृपा करें। आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब। धन्यवाद उपेंद्र जी। विद्या भारती संस्थान अजमेर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी अरोड़ा। आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका विषय है रसायन शास्त्र। आप वर्तमान में विद्या भारती संस्थान अजमेर के आप माननीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आज हमें जिनका पाठ्य मिलने वाला है आदरणीय नारायण लाल जी गुप्ता। आप राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में सह आचार्य के पद पर कार्यरत है। आपका विषय है भौतिक शास्त्र। आप वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में अखिल भारतीय सह मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हैं एवं राष्ट्रीय रूकता में महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अभी ये जो कार्यक्रम है अपना वेबिनार में, इसमें आदरणीय भाई साहब का उद्बोधन प्राप्त होगा। उसके पश्चात कुछ बंधुओं ने अपनी जिज्ञासा भेजी है, उन जिज्ञासा का समाधान होगा। उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित होगा एवं शांति मंत्र के साथ में ये वेबिनार का समापन होगा। मैं आदरणीय नारायण लाल जी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना विषय प्रारंभ करें। आदरणीय नारायण लाल जी भाई साहब विषय प्रारंभ करें। उससे पहले एक सूचना और सभी श्रोतागणों से कि अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो इस पूरे विषय के संदर्भ में तो आप कमेंट्स में अपनी जिज्ञासा लिखेंगे तो भाई साहब अंत में उसको समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। भाई साहब आदरणीय नारायण जी साहब। विद्या भारती अजमेर की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय सुरेंद्र जी अरोड़ा, आदरणीय भूपेंद्र जी, राजेंद्र जी और इस वेबिनार में बंधु बहन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर मीडिया में, समाज में पर्याप्त चर्चा हुई और चर्चा होना जरूरी भी है, क्योंकि यह शिक्षा नीति है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है। इसलिए हम मानते हैं कि शिक्षा प्रत्येक है। हर घर में एक बालक पढ़ने वाला कभी न कभी किसी न किसी क्षण रहता है और देश का भविष्य, क्योंकि मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास हमने अपने चिंतन में माना है उसका, तो इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति कम अधिक मात्रा में इससे प्रभावित होता है। और देश के भविष्य की जहां तक बात करो तो देश का भविष्य कहाँ होगा, तो भारत का विश्व गुरु बनना ये एक मात्र भावनात्मक विषय तक नहीं, इस शिक्षा नीति में नीति निर्देशक तत्व के रूप में प्रकट हुआ है। क्योंकि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनता है, भारत जिस सम्मान का हकदार है वहां पर पहुंचता है, उस पहुंचने का प्रमुख माध्यम भारत की आने वाली युवा पीढ़ी होगी। और वो युवा पीढ़ी किस तरफ जाती है, कैसा चिंतन रखती है,
किन क्षमताओं से युक्त होती है, इसके आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। अगले 10 सालों में हमारे पास सबसे बड़ी युवा शक्ति होने वाली है, और इसलिए हमारी चिंता, यदि हम भारत को केवल भावनात्मक रूप से महाशक्ति विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, यहां तक नहीं बल्कि कार्यात्मक रूप में वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, तो ये शिक्षा नीति उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। अगले 15-20 सालों के अंदर भारत की शिक्षा का रूप क्या हो। दरअसल ये जो चर्चा चली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, इसको लेकर बड़ी मात्रा में अपेक्षाएं भी है, समर्थन भी है, प्रशंसा भी हुई है। कई न्यूज़पेपर्स ने और चैनल्स ने बहुत इस पर लंबी डिबेट करी है। बहुत कम मात्रा में इसका विरोध भी हुआ है। उसके मायने राजनीतिक ज्यादा हैं। वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता और उस पर चर्चा होनी ही होनी चाहिए, लेकिन हमको जब इस पॉलिसी पर चर्चा करें तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक पॉलिसी है, ये एक नीति है, ये एक रूपरेखा है, ये एक दिग्दर्शक सिद्धांतों का समुच्चय है कि शिक्षा किस दिशा में चलनी चाहिए अगले कुछ सालों में। ये कानून नहीं है। तो इसलिए हमारी जो आने वाली सरकार की योजनाएं हैं, जो बजट है, शिक्षा के लिए कैसे परिवर्तन होंगे, ये सारी बातें हैं। इन सब की दिशा शिक्षा नीति दिखाती है। और हम जैसे लोग चिंता करें कि पहले क्या हमको इस देश को एक शिक्षा नीति की जरूरत थी। कभी कभी बहुत कमजोर मात्रा में भी ऐसे स्वर सुनने को मिलते हैं जिनके कारण राजनीतिक ज्यादा है कि ये शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति की आवश्यकता क्या थी। तो आप देखिए शिक्षा कैसे चले, मुझे लगता है हमेशा हम कैसे चलेंगे उसके लिए। आज आपको दिल्ली भी जाना है तो आपको एक रोड मैप बनाना पड़ता है कि हमारे लिए ये रास्ता हो सकता है, ये मार्ग हो सकता है। उस पर मार्ग बनाने की व्यवस्थाएं बाद में हो, लेकिन सूटेबल मार्ग क्या हो सकता है। तो इस देश ने भी सोचा है। स्वतंत्रता के बाद से कई आयोग बैठे, 1968 की शिक्षा नीति आई, 1986 की शिक्षा नीति आई, लेकिन 1986 के बाद जिस नीति में कहा था कि हर 5 साल बाद हम इस नीति का पुनरीक्षण करेंगे, और उसको 1992 में संशोधित भी किया गया, उसके बाद से लेकर 34 सालों में बहुत सारा पानी बह गया, बहुत परिवर्तन आ गया। ज्ञान के परिदृश्य में, वैश्विक समस्याओं के परिदृश्य में, 21वीं नई सदी की आकांक्षाओं में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन हमारी शिक्षा की नीति 34 सालों से स्टैग्नेंट थी। यानी हम इस विषय को इस तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि 34 सालों में जो ज्ञान, जो दुनिया जिस तरह से बढ़ी है, वो हमारी शिक्षा नीति क्या उसको एड्रेस करती है। देखिए हम सामान्यतः इस तरह की सरल बातें सुनने को मिलती है कि इस शिक्षा पद्धति से हमको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि अपने यहाँ पर केवल शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा है। हमने शिक्षा को ये कहा है कि शिक्षा अर्थकरी होगी, उसके साथ साथ युक्तकरी भी होगी और मुक्तकरी भी होगी। ज्ञान से युक्त करने वाली होगी और जो जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति तक जाना, उस सब की, और उसके साथ साथ अर्थ भी, यानी सब चीजें होनी चाहिए। अब सरकारों के आधार पर तो नहीं होता, शिक्षा तय करती है कि देश का स्थान क्या होगा। आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए नहीं है कि अमेरिका के पास एटम बम है, बड़ी बिल्डिंग्स है, खूब अच्छी अर्थव्यवस्था, इस कारण से नहीं है। बात है वो ज्ञान की महाशक्ति बनी है। दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनका पैसा वो जो ज्ञान का सृजन किया है वहां के विज्ञान ने, वहां के अर्थशास्त्रियों ने, वहां के समाजशास्त्रियों ने, उसके कारण वहां जा रहा है। यानी हमको ये तो समझना पड़ेगा कि भारत यदि महाशक्ति रहा है तो भारत तलवार के बल पर तो महाशक्ति नहीं रहा, विश्वगुरु तलवार के बल पर तो नहीं रहा, ज्ञान के बल पर रहा। और इस ज्ञान का चिंतन ही, और इसलिए नई शिक्षा नीति जो परिदृश्य है वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि दो बातें शिक्षा नीति एक साथ करती है। वो ये कहती है कि भारत होने का स्वाभिमान रखते हुए,
मैं भारत हूं, इसका स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। किसी को भी कुछ अच्छा करने के लिए उसके मन में ये स्वाभिमान रहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ, मैंने श्रेष्ठ, मेरे पुरखों ने करके दिखाया, मैं भी कर सकता हूं। यदि किसी में हीन भावना बढ़ दी जाए तो वो बहुत शक्तियां होते हुए भी अच्छा नहीं कर सकता। और इसलिए नई शिक्षा नीति एक तो बात ये करती है कि भारत होने के गर्व का बोध कराना, ये शिक्षा नीति का अपनी जड़ों से जुड़ने का गौरव, यानी भारत को केंद्र में रखते हुए भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान में विश्वास रखते हुए, उससे गौरवान्वित होते हुए, और केवल वहीं नहीं रुक जाना, तो 21वीं सदी की ओर देखना, यानी 21वीं सदी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उसकी जो कौशल की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप वैश्विक नागरिक तैयार करना। यानी एक टर्निंग पॉइंट है मैकॉले की जो एजुकेशन का जो काउंसिल में जो भाषण था कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें भारतीय केवल रंग और रक्त से भारतीय रहेंगे, लेकिन आचार, विचार, सोच और व्यवहार से वो अंग्रेज होंगे। और ये मुझे लगता है उस समय के बाद से लेकर अब जो 2020 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो एक टर्निंग पॉइंट देती है जिसके विजन, जिसका 3 पैरा का जो विजन है उसमें लिखा है कि ये शिक्षा पद्धति ऐसे भारतीय बनाने पर जोर देती है जो न केवल विचार से भारतीय होंगे बल्कि आचार, व्यवहार, बुद्धि और कर्म में भी भारतीयता जिनकी झलकेगी। यानी भारत होने का सहज बोध उनको गौरवान्वित करेगा। ये उस समय से लेकर इस समय का इसलिए ये भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है शिक्षा। अब जो शिक्षा की समस्याएं आती है हमारे पास, उन सब बातों को एक एक करके एड्रेस किया गया है। ये डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सार रूप में इंगित है। इन सब का विश्लेषण लंबे समय में हमको करना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है। लेकिन हम जिन जिन बातों की बात करते हैं कि शिक्षा, आजकल शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया है, मतलब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टाफ रूम से लेकर पान के दुकान और चौराहों तक यदि चर्चा चले शिक्षा के बारे में, तो ये बात होती है कि शिक्षा बहुत हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई है। तो बात आएगी क्या उपयोगी नहीं रह गई है, आमूलचूल परिवर्तन कोई भी कहेगा, तो वो परिवर्तन क्या चाहिए। मुझे लगता है उन सब बातों को, क्योंकि बहुत ही डेमोक्रेटिक रूप से, बहुत ही लोकतांत्रिक रूप से पहली बार इतना विस्तृत विमर्श किया गया, 2 लाख से अधिक सुझाव, प्रत्येक ग्राम पंचायत, गांव की आकांक्षा क्या है। किसी कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर शिक्षा नीति नहीं बनाई जाती। नीचे गांव की आकांक्षा से लेकर हमारी वैश्विक आकांक्षाएं क्या है, इसमें हर स्तर के व्यक्ति से विचार विमर्श करते हुए अंततः यह डॉक्यूमेंट निकला है कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो कमियां दृष्टिगोचर हो रही है, उन कमियों की चर्चा करते हुए उसके लिए एक विस्तृत रोड मैप बनाया जाए। और इसलिए शिक्षा नीति उन सब प्रश्नों का उत्तर देती है ये वाली, कि हमारी शिक्षा में रटने की बात ज्यादा है, नंबर लाने की बात ज्यादा है, बस्ते का बोझ ज्यादा है, रोजगार परक नहीं है, हमारा मूल्यांकन ठीक नहीं है, हमारे टीचर्स का वो सम्मान नहीं है, संसाधनों की कमी है। जिन बातों पर भारत होने का गौरव बोध शिक्षा में नहीं है, भाषा का बहुत भाषा समझ में नहीं आए लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का महत्व है, इन सब बातों को बहुत लंबे समय, जो के कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में समिति बनी, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा सुझावों को देखते हुए ग्राम पंचायत से लेकर देश के शीर्षक शिक्षाविदों से, जनप्रतिनिधियों से, वैज्ञानिकों से चर्चा करते हुए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया है। और इसलिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमको मार्ग दिखाता है कि देश की शिक्षा नीति किस तरफ जाए। हमने शिक्षा को 6 साल से प्रारंभ किया। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति चलती है वो चलती है 10+2, 12 साल की शिक्षा। लेकिन दृश्य क्या धरातल पर ऐसा ही दिखाई देता है। मेरे आपके जैसे हम में से कई लोग जो आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक स्थिति में हैं, उनके बच्चे 3 साल के होते ही प्ले स्कूल में जाते हैं। क्यों जाते हैं प्ले स्कूल में? इसका कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है कि 85% मस्तिष्क 6 साल की उम्र तक विकसित होता है। यानी शुरुआती दौर में आप जो सिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन इन प्ले स्कूलों को रेगुलेट करने का, इनका नियमन करने का कोई माध्यम नहीं। लेकिन जो सामान्य हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वंचित समाज है, उसके बच्चों को 3 साल पर स्कूल ले जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और इसलिए इन सब बातों को एड्रेस करने के लिए पहली बार ये किया गया है कि बाल्यावस्था शिक्षा का प्रावधान हम करेंगे। प्रत्येक 3 साल से जो भी बालक है 3 साल का से लेकर शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए और शिक्षा का मॉडल बदलना चाहिए। हमको हर जगह एक जैसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप मस्तिष्क, हमारा जिस तरह से मस्तिष्क विकसित हो रहा है उसके अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित होना चाहिए। यानी पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्यचर्या कैसी हो, इस पर भी चर्चा की गई है कि आप ये जो 10+2 है 10 और उसके बाद 2, ये क्या होता है पूरे 10 साल, ये इसमें क्यों लगाया? अच्छा, हमने कभी सोचा भी नहीं इसको बहुत विस्तार से कि इसको 10+2 क्यों कहते हैं। 10 साल एक तरह की शिक्षा और 2 साल एक तरह की शिक्षा में क्या परिवर्तन है? तो 10 साल एक रूटीन में सीरीज चल रही है और 2 साल पर आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कोई आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, और उसके बाद वैसी ही परीक्षा देते हैं जैसे 10वीं में देते हैं, लेकिन इस बार आपका विषय स्पेसिफिक होता है। लेकिन विज्ञान क्या कह रहा है? आखिर हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो विकसित करना पड़ेगा। हमको रटने की प्रवृत्ति की बात करी हो तो मूल्यांकन पर आएगा, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा दिमाग क्या एक लीनियर ढंग से, एक रेखिक रूप से विकसित हुआ क्या 10 साल तक? तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए विज्ञान ये कहता है कि आपको मस्तिष्क के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शिक्षण प्रक्रिया दोनों उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो इसलिए शुरुआती और इसलिए ये जो मॉडल हमारे पास आता है, ये जो मॉडल आता है ये आता है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्यों कहा? क्योंकि शुरुआती 5 साल का जिसमें से हमने पहला 3 साल बाल्यावस्था शिक्षा के लिए कहा है, 3 साल से बच्चे को, और बच्चे के साथ हमने मिड डे मील को भी जोड़ा है। देखिए मिड डे मील जो संपन्न वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भारत में बहुत बड़ी ड्रॉप आउट रेट है। बहुत से लोग शिक्षा इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके पास साधन नहीं है। उन सब चीजों को आज में फ्री होते हैं ना, तुम्हारे को करते हुए करूंगा पहले। उन सब चीजों को एड्रेस करते हुए पहले 5 साल हमको बच्चे को नाश्ता और खाना उसमें उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ उसको पढ़ाने के लिए किताबें नहीं देनी, एक्टिविटी और प्ले आधारित शिक्षण मिलना चाहिए। और उसमें शुरुआती 2 साल जो हमारे शुरुआती 3 साल है वो तो शुद्ध प्ले और एक्टिविटी आधारित होंगे, लेकिन अगले 2 सालों में लाइट टेक्स्ट बुक्स हो सकती है। उसके बाद जो अगले 3 साल है उसमें हल्की पुस्तकें ज्यादा, फिर फोकस जिज्ञासा, खोज। अब ये जो खोज वाली बात है ना, इसको भी समझना शिक्षा नीति में ये बातें, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन रिसर्च पर बहुत कुछ फोकस करने की बात कही गई। और रिसर्च हमने एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट माना है कि रिसर्च का मतलब है जो एमए कर लेगा उसके बाद एमफिल, कुछ लोगों ने एमफिल बंद करने की बात भी कही है कि इसको क्यों बंद कर दिया। खोज आधारित हमारा जो विकास है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, ये प्रारंभ से खोज आधारित रहनी चाहिए। यानी रिसर्च ये एक माइंडसेट में धीरे धीरे एकदम से डेवलप नहीं होता, बालक को शुरू से सिखाना है ये करके। यानी शोध केवल उच्च शिक्षा का विषय नहीं है, शोध हमारे लिए स्कूल शिक्षा का विषय भी होगा। और इसलिए प्रारंभ से संवाद आधारित, खोज आधारित, गतिविधि आधारित इस तरह की शिक्षा देनी। अगले जो 3 साल जिसको मिडिल कहा है, पहला फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके बाद जो मिडिल स्टेज है अगले 3 साल, उसमें पहली बार विषय अध्यापक को प्रवेश मिलना चाहिए। इससे पहले सामान्य शिक्षा, और उसमें भी केवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि मिडिल में बहुत हमको एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं जानना। लेकिन अंतिम 4 साल है 9वीं से लेकर 12वीं, जिसको अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी करके नहीं बांटा है, केवल सेकेंडरी का है या हाई स्कूल का है, यहां पर पहली बार जिस समग्र फ्लेक्सिबल लचीली शिक्षा की बात आती है उसकी बात करती है कि इस बार गहन शिक्षा कॉन्सेप्ट आधारित अब हमारे पास डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ चाहिए। यानी तथ्यों का, अवधारणाओं का डीप अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी विद्यार्थी की रुचि और प्रतिभा के अनुसार
वो अब जब हम ये तारे जमीन पर पिक्चर देखते हैं ना, तो तब तो बड़ी हिट करते हैं उस पिक्चर को। कारण क्या है, देखिए, दो अलग अलग चीजों में उलझे हैं। तारे जमीन पर पिक्चर हिट इसलिए होती है कि उसमें एक बालक है जो एक विशेष प्रतिभा से संपन्न है, लेकिन वो सामान्य शिक्षा पद्धति में हमको कहा है ना, मछली को भी तैरना सिखाना है और बंदर को भी तैरना सिखाना है, मछली को भी पेड़ चढ़ाना है और बंदर को भी पेड़ चढ़ाना है। इस तरह की शिक्षा पद्धति में वो फिट नहीं होता। हम भारत उस फिल्म को हिट क्यों करता है? क्योंकि भारत मानता है, ये वास्तव में अच्छी बात है, कि जिसकी रुचि और प्रतिभा है उसको उसके अनुरूप अवसर मिलना चाहिए। ये हम मानते हैं, तो इस शिक्षा नीति का सबसे सर्वव्यापक स्वागत करने का ये आधार होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी का अल्टीमेट कर जाती है। यहाँ पर वोकेशनल और एकेडमिक शिक्षा कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, मैं अब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ाते वक्त हम कहते हैं ये तो शैक्षणिक है और ये शैक्षणिक है, डिबेट करना सह शैक्षणिक है, निबंध लिखना सह शैक्षणिक है, खेल गतिविधि सह शैक्षणिक है। यानी हमारा मुख्य काम क्या रह गया, अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, यदि आप बहुत अच्छा डिबेट लिखते हैं, यदि आप बहुत अच्छा कविता करते हैं, यदि आपको कंप्यूटर में कोडिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, या आप ऐसी कोई चीजें जो हमारा रूटीन सिलेबस नहीं देता, तो वो सह शैक्षणिक है। ये मैंने आंखें खोली तब से मैंने भी ऐसे ही देखा कि सह शैक्षणिक ऐसा होता है और शैक्षणिक ऐसा होता है। लेकिन ये वास्तव में दुनिया की नई शिक्षा पद्धति खत्म, ये भारत की इस शिक्षा पद्धति ने इस बार कहा है, और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है कि हम इसके ये कोई अलग अलग शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है वो भी एक विषय हो सकता है कि फुटबॉल में प्रावीण्य कैसे हासिल किया जाए। इसलिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये भी हमने अलग अलग, भारत का चिंतन जो है वो समग्र शिक्षा अब कहती है कि आप समग्रता से चिंतन करिए। खंड खंड करके चिंतन करने का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति अपना सत्य खुद तलाशता है। हमने कहा कि सत्य निरपेक्ष है, सत्य एक है, हर व्यक्ति अपना सत्य खुद तलाशता है। तो फिर वो कहता है नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सोशियोलॉजी पढ़ने वाला, इकोनॉमिक्स वाला कहता है नहीं, आर्थिक गतिविधियां ही मनुष्य को संचालित करती है। साइंस वाला कहता है नहीं, वी आर ए बंडल ऑफ सेल्स, हम तो केवल कोशिकाओं के समुच्चय हैं। उसमें ही वाला कहता है वी आर ए मशीन। ये सब चीजें अलग अलग नहीं हैं। इन सब चीजों में को जुड़ने के साथ सत्य निकलता है। यानी सत्य को आप खंड खंड करके देखते हैं तो एक हाथी को जैसे अंधा व्यक्ति देखता है उस तरह से पता चलता है ये पूंछ है और ये पैर है। तो वो कुछ कोई खंबा समझता है, कोई रस्सी समझता है। तो इसके बीच का अंतर खत्म करना पड़ेगा। और इसलिए एक बहुत ही अच्छा तो एक आनंददायी और रुचिकर कैसे इसको बनाना है। हमको 21वीं सदी की अपेक्षाएं केवल सीखना नहीं है, सीखने के लिए सीखना, ये विकसित करना है। यानी हमारे मूल्यांकन अभी तक ये होता है, किसी को यदि ये पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कोई अच्छी तरह रट सकता है तो वो सबसे विद्वान माना जाता है। लेकिन 21वीं सदी में तो गूगल ने खत्म कर दिया, पॉलिसी लिखती है कि 1986 की जो पॉलिसी थी अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन उसके बाद गूगल आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। अब आपको 17 प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये चीज नहीं, 5 अलग अलग ये जानकारियां तो गूगल पर उपलब्ध है, लेकिन 5 जानकारियों को मिलाकर हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपके अंदर वो विकसित करना, जिसे हमने तर्क शक्ति कहा, जिसने हमने थिंकिंग स्किल कहा, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की पद्धति, जिसको हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहा, ये जो चीज है इन सब को आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए बचपन से करना पड़ेगा। यानी 21वीं सदी के कौशल में केवल इतना जरूरी नहीं है कि आपने कोई विषय सीख लिया। मैं कॉलेज में पढ़ा, हम सब ने पढ़ा है। कई बार गुरुजी आते हैं, पीली सी कॉपी लेकर आते हैं और वो जीवन भर उनकी वो पीली कॉपी 20 साल के लिए उनके वेतन का वो एक तरह से डिग्रियां तो ले रहे हैं। आवाज आ रही है भाई साहब पीछे से, किसका माइक ऑन है आपको देख लें। राजेंद्र साहब अपना माइक बंद कर ले। तो इसमें से ये जो पीली कॉपी गारंटी कार्ड है ना, इससे हमने क्या कर रहे हैं, इससे हमने डिग्री देने वाले लोग तो बना दिए,
डिग्री लेकर बेरोजगारों की एक लंबी भीड़, सरकार की आलोचनाएं, इसके आधार पर हम एक गलत मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि हमको ये तो देखना पड़ेगा कि 21वीं सदी में क्या सरकार, केवल हमको जब कौशल शिक्षा की बात करते हैं तो केवल ये तो बात नहीं है कि हमको स्वरोजगार लेना है तो केवल प्लम्बरिंग सीखनी है, ये बात शिक्षा नीति ऐसे नहीं करती है। शिक्षा नीति 64 कलाओं की बात करती है। 64 कलाओं में से हमको 21वीं सदी में क्या चाहिए। अब 21वीं सदी के ज्ञान का परिदृश्य बदला है, विज्ञान की, हमारी अर्थ की, हमारे समाजशास्त्र की, हमारी बाकी जो चीजें हैं उनके सारे मायने बदले। बदलती हुई अर्थव्यवस्था है हमारे पास, बदलती हुई अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके बदलने, यानी हमारे को सोचने के तरीके बदलने पड़ेंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और मशीन लर्निंग के युग में जा रहे हैं, तो हमको मालूम है कि जो अकुशल, जिसे हम रोजगार कहते हैं, उनके अवसर कम होने वाले। तो इसका मतलब क्या भारत पीछे रह जाने वाला है? नहीं, भारत को सोचना पड़ेगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है हमको 21वीं सदी का कौशल विकसित करना पड़ेगा, और बचपन से ही, यदि छठी क्लास से कोडिंग सिखानी पड़ेगी तो सिखानी पड़ेगी। हमको उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए उसका मूल्यांकन केवल प्रतिशत के आधार पर, नंबर के आधार पर नहीं करना पड़ेगा। हमको एक ऐसा प्रोग्रेस कार्ड बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी सब तरह की, उसकी संज्ञानात्मक, उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसकी बात भी हो, उसकी सॉफ्ट स्किल्स की बात भी हो, तो जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक है उन सब बातों की, और निरंतर, क्योंकि भारत एक सिग्नेटरी है यूएन, संयुक्त राष्ट्र में 2015 के अंदर 198 देशों ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसे कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसका जो चौथा भाग है 2030 तक सभी को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अब भारत ने साइन तो कर दिए इस पर, लेकिन क्या हम करवा पाएंगे जब तक कि हम पूरी शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते। और सबको कराना है, गुणवत्तापूर्ण कराना है और 21वीं सदी के अनुरूप कराना है, तो ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसे जो सोशली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं क्या। तो शिक्षा नीति SC, ST, OBC, हमारे महिलाओं के लिए, और पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए विशेष स्कॉलरशिप, विशेष एजुकेशन क्षेत्र, विशेश योजनाओं की बात करती है। यानी किस तरह से सबका साथ लेते हुए विकास किया जाता है, इसका एक डॉक्यूमेंट है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता एक भी कि किसी वर्ग को छोड़ा। ये सब योजनाएं सबको साथ लेते हुए, हमारे प्रवासी श्रमिक, हमारे जो विस्थापित श्रमिक बंधु हैं, उनके लिए कुछ हो सकती हैं ये बातें कि इसका कुछ दुरुपयोग करें। इसको सरकार को जरूर देखना पड़ेगा कि क्योंकि अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल है। लेकिन ये सब बातें की गई हैं कि हम इस तरह से हम योजनाएं बनाएं कि सबके लिए, किसी को जाति, जन्म या क्षेत्र के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं हो, उसके लिए शिक्षा, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो, और निजी और सरकारी में भी भेदभाव नहीं हो। लेकिन निजीकरण और व्यवसायीकरण पर ये रोक लगाती है शिक्षा नीति कि निजीकरण अच्छा है लेकिन वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए। जैसे विद्या भारती संस्थान है, हमारे बहुत न्यून फीस पर सेवा के भाव से काम करने वाले, परोपकार के भाव से काम करने वाले। शिक्षा व्यवसाय का माध्यम नहीं है, और इसलिए वो फीस पर अपर लिमिट लगाती है। वो नियमन को लाइट बट टाइट, हल्का लेकिन सख्त नियमन, पब्लिक डिस्क्लोजर, आपको सब कुछ उसकी बहुत विस्तार से शिक्षा नीति ने बताया है कि व्यवसायीकरण को हम कैसे रोकेंगे। लेकिन इस आधार पर जो अच्छी निजी संस्थाएं हैं, जो परोपकार से कर रही है, मैं शेखावाटी का उदाहरण देता हूं कॉलेज एजुकेशन में कई बार, कि शेखावाटी में जो शुरू में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, वो शेखावाटी क्षेत्र से बाहर निकले लोग, प्रवासी, वो बाद में उन्होंने परोपकार की भावना से, हम भी देखते हैं पुराने कई स्कूल कॉलेज ऐसे मिलते हैं। आज विद्या भारती जैसे उदाहरण पूरे देश भर में सबसे बड़ा संगठन है जो परोपकार की भावना से सबको बिना भेदभाव के बहुत न्यूनतम फीस में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसलिए निजीकरण और व्यवसायीकरण एक जैसा नहीं है।
निजीकरण में नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा है पॉलिसी में। और इसलिए व्यावसायीकरण को समाप्त करते हुए परोपकारी शिक्षा की बात भी कर रही है। और साथ में ये कहा है कि ये जो सारी ये 12वीं तक की शिक्षा होगी और उसके बाद उच्च शिक्षा होगी, इन सब के बाद जो नागरिक तैयार होगा वो सीखने में सक्षम नागरिक तैयार होगा, यानी केवल सिखावा नहीं, सीखने में सक्षम। क्योंकि ये पूरी पॉलिसी 2040 तक का एक विजन देती है। 20 साल हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कल रात कुछ परिवर्तन होने जा रहा है या अगले साल कुछ बहुत क्रमशः परिवर्तन होंगे चीजों में, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल नीड्स भी होंगी, उसकी वित्तीय सरकारों को उसके लिए वित्तीय संसाधन भी देने पड़ेंगे। लेकिन 20 साल के अंदर भारत की शिक्षा क्रमशः कैसे बढ़े, इसका एक ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, इसके योजना का खाका, उसमें हमको ये पता है कि 20 साल बाद मान लीजिए पॉलिसी फुली इंप्लीमेंट हो जाती है, फुली ऑपरेशनल हो जाती है, पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है, तो आज बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैनिटेशन नीड्स और पता नहीं कितनी बातें इन्होंने लिखी है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्या 20 साल बाद हमको गारंटी है क्या 20 साल बाद क्या चाहिएगा, फिर आप 20 साल बाद ये कह देंगे कि हमको कुछ और चीज चाहिए। तो इसको भी एड्रेस किया है इसीलिए कि एक तो ये डायनामिक डॉक्यूमेंट बनेगा, हर साल इसको रिव्यू करेंगे। दूसरा, लर्निंग टू लर्न पर बात देने का मतलब ये है, यदि आप में सीखने की क्षमता आ गई, लगातार अपनी संकल्पनाओं को नई परिस्थितियों में एडजस्ट करते हुए नई परिस्थितियों में स्वयं को कैसे विकसित करना है, यदि ये योग्यता शिक्षा ने आपके भीतर विकसित कर दी, युक्त करी शिक्षा, मुक्त करी शिक्षा और युक्त करी शिक्षा, ये जो दो चीज है, यदि आपको इस बेसिक स्किल के साथ युक्त कर दिया कि आप में वो कैपेसिटी है, यू कैन लर्न टू लर्न, सीखने के लिए सीख सकते हैं, सीखने की क्षमता आ गई। तो इसलिए यदि सीखने की क्षमता हमारे में आ जाती है तो निश्चित मानिए कि 20 साल बाद जो कुछ भी परिवर्तन होगा उसको एडेप्ट करना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, आज जो हम नहीं ढाल पाते हैं इसका कारण है कि 1 वीक सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रटने की पद्धति के आधार पर परसेंटेज बनाए जाते हैं। लेकिन ये मात्र और बुद्धि, जैसे शिक्षा का जो विद्या भारती का और भारतीय मॉडल है कि हम पंचमुखी शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा केवल बुद्धि का विकास नहीं है, हम तो बुद्धि का विकास भी नहीं कर पा रहे। ये नई शिक्षा नीति इसको भी कहती है कि बुद्धि का विकास, केवल बुद्धि का विकास नहीं, लेकिन बुद्धि का विकास भी जरूरी है। और बुद्धि में लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन, साइंस वाले का राइट अच्छा डेवलप होता है, आर्ट्स वाले का लेफ्ट अच्छा, क्यों? दिमाग भगवान ने दोनों हिस्से दिए हैं, शिक्षा को मौका देना चाहिए दिमाग के दोनों हिस्सों का बराबर विकास करने के लिए, यानी आर्ट्स और साइंस के बीच का डिफरेंस खत्म होते हुए। तो बुद्धि का विकास ही नहीं, तो शरीर का भी, भावनात्मक विकास भी चाहिए। तो शरीर के लिए भी खेल को मेन स्ट्रीम में लाया गया पहली बार कि खेल मेन स्ट्रीम में होंगे, और खेलों की पद्धतियां जहां तक हो सके भारत कहानियों के मॉडल से, भारतीय, अब जैसे अभी 10वीं की बोर्ड की किताबों में दुर्भाग्य से ये बात आई कि अंग्रेजी की जो किताब थी उस पर एक कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि इन किताबों का हिंदीकरण कर दिया गया है। हिंदीकरण से उनका मतलब भारतीयकरण था, शब्द शायद वो हिंदीकरण सही यूज नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने लिखा, क्योंकि उनको आलोचना करनी थी पुस्तक की, कि अंग्रेजी की जो 11वीं और 12वीं की किताबें हैं उसका हिंदीकरण कर दिया गया। तो देखा भाई हिंदीकरण क्या है? हिंदीकरण का मतलब यह था कि उसमें जो लेख थे वो नीरज सी चौधरी के थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, ऐसे जो लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी उस वक्त जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य का सृजन किया है भारत में रहते हुए अंग्रेजी में, उन लोगों के कुछ लेख थे। तो उस पर नाक बोसी कोड़ी गई, ये तो हिंदीकरण है। भाई क्यों? दुनिया उनकी अंग्रेजी को मानती है, नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिलता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग और टी.एस. एलियट ही होने चाहिए। अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय होने का ये जो हीन भावना है, और इसलिए पद्धति ये लिखती है कि जहां तक संभव हो उदाहरण भारतीय हो। हम पढ़ाते समय जहां तक बात करें भारतीय उदाहरणों की बात करें। इसलिए इन सब चीजों को साथ में लेते हुए कि शरीर का विकास, मन का विकास, भावना का विकास, नैतिक विकास, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, यानी
हमने शिक्षा में मूल्यों को जोर नहीं दिया, और इसलिए जीवन मूल्यों को जोर देते हुए इन सब का मानव का समग्र विकास समग्र शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। ऐसा एक समग्र शिक्षा, और फिर उसमें और आगे गवर्नेंस और रेगुलेशन के पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक एक विषय को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन 3 बातें आप अच्छी तरह समझिए कि पहली बात कि ये 1986 के बाद 34 साल में बहुत बदल गया है, दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया का ज्ञान परिदृश्य बहुत बदल गया है, और इसलिए एक भारत बहुत पीछे ना रह जाए, हमारे लिए विश्व गुरु मात्र भावनात्मक विषय ना रह जाए, उसको कार्यात्मक विषय बनाया जाए। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए शिक्षा एक मुख्य उसका मार्ग है, इसलिए उस मार्ग को प्रशस्त करता हुआ ये डॉक्यूमेंट है। उसमें उस मार्ग में किस किस तरह की चीजें होनी चाहिए, उन सब बातों को लगभग एड्रेस किया है। कुछ बातों पर और चर्चा हो सकती है। और तीसरा जो विषय इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो याद रखिए ये कानून नहीं है, ये केवल एक नीति है और शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि राज्य सरकारों से, राज्य सरकारों के मंत्रियों से, राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से बहुत संसदीय समितियों में लंबा डिस्कशन हुआ है। इसके बाद भी कुछ लोग केवल राजनीति, क्योंकि ये एक सरकार की नीति नहीं है, ये देश की नीति है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, क्योंकि 20 साल के अंदर कितनी सरकारें बदलनी है राज्यों और केंद्रों में, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को ये समझना पड़ेगा, यदि भारत को 20 साल बाद वहां लेकर जाना है जहां के लिए भारत की युवा पीढ़ी आकांक्षी है जाने की तरफ, जहां हम सपने देखते हैं, तो उसके लिए ये शिक्षा नीति है। उसको लागू कैसे किया जाएगा, उसको क्रमबद्ध रूप से कैसे लागू किया जाएगा, इस पर जरूर मन में संदेह आता है पिछले कुछ उदाहरण देखते हुए। लेकिन उसके लिए समाज होता है कि हम निरंतर इस तरह का परिवर्तन जो प्रपोज किया गया है, जो प्रस्तावित किया गया है, वो परिवर्तन क्रमशः भारत की शिक्षा पद्धति में आता जाए। इसके लिए सरकार अपने, जो भी सरकारें हों, वो अपनी भूमिकाएं ठीक प्रकार से निभाएं, और हम भी शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक के रूप में ईमानदारी से, यदि इस अपने बालक को, अपने समाज को, देश को आगे लेकर जाना है, हमको दिखाना है कि भारत की मेधा किसी से कम नहीं है, भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु बनने का हम में पोटेंशियल हमारे डीएनए में है। इस चीज को, इस हनुमानत्व को पुनः जागृत करना है, तो हम लोगों को भी क्रमशः शिक्षा पद्धति में होते हुए परिवर्तन से अपने आप को सामने बैठाते हुए जो मेहनत परिवर्तन मांगता है, उस मेहनत के लिए स्वयं को सिद्ध करते हुए हम आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि याची देही याची डोला, हम देख पाएंगे भारत, जिस भारत की जो युवा शक्ति है, जिसके आधार पर भारत, हम सपने देखते हैं कि हमारी भारत माता पुनः उस विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजेगी और ज्ञान उसका माध्यम होगा, और उस ज्ञान का मार्ग ये नई शिक्षा नीति, उस माध्यम उसका माध्यम ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनेगी। और उन सब में हम सब की भी जो भूमिका होगी, गिलहरी जितनी सही, हम सब की भूमिका विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, समाज के घटक के रूप में और सरकारों में, वो सब निभाएंगे तो निश्चित ही मानकर चलिए कि हम एक ऐसा भारत देख पाएंगे जिसके संकल्पना ये शिक्षा नीति भी करती है और जिसका सपना हम सब देखते हैं। मेरी तरफ से अभी ये विषय इतना है, फिर कुछ प्रश्न होते हैं तो बताइए। धन्यवाद भाई साहब। कुछ प्रश्न आए हैं, मैं समान प्रकार के प्रश्नों को एक साथ करते हुए रखता हूं, आप कृपया एक एक करके समाधान करेंगे जी। अर्जुन जी आदर्श विद्या निकेतन ब्यावर और प्रमिला जी शर्मा SRDMS अजमेर विद्यालय में आचार्य हैं, इनकी तरफ से प्रश्न आए हैं कि क्या नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और दूसरा इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न है कि भविष्य में विद्यालयों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, या अभिभावक अपनी इच्छा अनुसार बालक को अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ा सकते हैं। देखो, ये विषय बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये विषय मैं इस समय में नहीं भी टच कर पाया।
एक तो ये ध्यान रखिए कि ये नीति प्रस्तावित करती है यथासंभव 5वीं तक की शिक्षा, जहां तक संभव हो 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। यानी कि अब इसको रोक लगाने वाली जो बात है कि अंग्रेजी का स्टेटस क्या होगा, तो देखिए पहली चीज तो ये केंद्र सरकार की नीति है। केंद्र सरकार चाहे तो केंद्रीय विद्यालयों में 5वीं तक की शिक्षा, मातृभाषा भी नहीं कही है, उन्होंने 4 शब्द काम में लिए हैं, मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, हमारी जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है स्थानीय भाषा में, और होम लैंग्वेज गृह भाषा में, इनमें से किसी भी भाषा में 5वीं तक के बालक को पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। तो एक कम से कम ये जो विज्ञान कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा, जरूरी नहीं है कि मातृभाषा की बात हो, क्योंकि ऐसे विषय कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाओं पर ऐसे उदाहरण बहुत सारे दिए गए। लेकिन अंग्रेजी की जहां तक बात है, ये पॉलिसी ये कहती है कि किसी भाषा को सीखने के लिए भाषा इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना जरूरी नहीं है, यानी पढ़ाने का माध्यम होना जरूरी नहीं है। अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, सब भाषाओं को, भारतीय भाषाओं के साथ सब भाषाओं को सीखा जाए। त्रिभाषा फॉर्मूले की ये पॉलिसी बात करती है उसमें से, लेकिन 2 भाषाएं भारतीय होंगी। तो पहली बार एक तो नई बात ये हुई है कि भारतीय भाषाओं पर जोर है, अर्ली एक्सपोजर है, बच्चे को छोटी क्लास से ही, दूसरी क्लास से ही भारतीय भाषाओं में सीखने के लिए बात की जा रही है। अंग्रेजी माध्यम की जहां तक बात है, निश्चित रूप से यदि ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा कि यदि सरकार अपनी जो रोजगार की नीतियां हैं उसमें इस तरह के प्रस्ताव नहीं रखती है, तो निश्चित रूप से मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ये पॉलिसी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है 8वीं तक, पहले 5वीं तक करती है, यथासंभव 8वीं तक करती है, और उसके बाद भी बाइलिंगुअल द्विभाषी शिक्षा की बात करती है। विशेष तौर से विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की बात अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में, 2 भाषाओं में पढ़ाने की बात करती है। तो इसलिए एक तो अंग्रेजी समाप्त नहीं होगी, ये तो हमको मानना ही चाहिए। अंग्रेजी का विरोध भी नहीं है, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी मजबूरी ना बने। देखिए 2 बातें बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी का विरोध नहीं करना, लेकिन अंग्रेजी को थोपना, यदि केंद्र सरकारों के साथ राज्य सरकारें इस बात पर या तो संसद से कानून लाया जाए, जो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसका पर्याप्त विरोध बहुत सारी मात्रा में होता है। लेकिन यदि हम ये सब समझते हैं कि समाज की भावना ये है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो राज्य सरकारें भी इस पर कानून बनाए अपने राजकीय विद्यालयों में, बाकी सब जो एफिलिएटेड जो संबद्ध स्कूलें हैं, जिनको मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं, उसके अंदर जरूरी किया जाए। ये हो सकता है, लेकिन अभी इस पॉलिसी में इस तरह का कोई बात नहीं है कि इसको आवश्यक किया जाएगा। अंग्रेजी समाप्त होने की बात भी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को इतना जरूर कहा गया है कि इसको पढ़ाइए, लेकिन नॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ाने के माध्यम से नहीं, बल्कि एक भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाना चाहिए। जी, अगला प्रश्न है मुरली जी वैष्णव, ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल अजमेर, और राजेंद्र जी शर्मा, आदर्श विद्या निकेतन किशनगढ़। 2 प्रश्नों का समुच्चय है। जो विद्यालय अब तक 10वीं तक अध्ययन करवा रहे थे, कॉल आ गया बीच में। हाँ, प्रश्न है, जो विद्यालय अब तक 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करवा रहे थे, क्या ऐसे सभी विद्यालय अब 12वीं तक किए जाएंगे? और दूसरा एक प्रश्न और है कि नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को कितना महत्व दिया गया है? क्या व्यवसायिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापकों की भर्ती की जाएगी? तो दोनों प्रश्न वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन 12वीं तक की अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इतना जरूर कहा है कि ये जो 4 साल जो होंगे ये सेकेंडरी स्कूल के होंगे, लेकिन क्या ऑटोमेटिकली हम 10वीं, देखिए अभी तक का पैटर्न अलग है। अभी 10वीं में हम इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जिसे हम ऐच्छिक विषय कहते हैं, ऐच्छिक विषय नहीं लिए जाते 10वीं तक। आपको 11th और 12th में स्पेशलाइज्ड फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री और बाकी सब चीजों के टीचर मिलते हैं।
ये इलेक्टिव सब्जेक्ट अच्छे विषय लेने की बात 9वीं से करता है। तो इसका मतलब है विषय अध्यापकों की नियुक्ति एक प्रश्न आता है और उसके साथ उसकी लैब और बाकी सुविधाओं की बात भी आती है। तो इसलिए नियमन के क्या मापदंड होंगे, दो बातें, एक तो समझ लीजिए बार बार, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आएंगे, कि ये केंद्र सरकार द्वारा लाई हुई शिक्षा नीति है। राज्य सरकारें कितनी बातें इसमें से मानेगी हमें नहीं पता है, क्योंकि यदि केवल राजनीति के आधार पर विरोध किया जाएगा तो बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो राज्य में लागू ना हो। और राज्य का मतलब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान राज्य की बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो किस मॉडल को यूज करता है। इसलिए एक तो पहली बात तो अभी हम आज की तारीख में नहीं कह सकते कि राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि ये राज्य की सरकार पर निर्भर करेगा, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। इसलिए पहली, अब 12वीं तक ऑटोमेटिकली अपग्रेड करने की बात तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए निश्चित रूप से जो मानवीय संसाधन चाहिए और जो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, उसके अनुरूप मान्यता के मापदंड देखने ही पड़ेंगे, ताकि गुणवत्ता परक ऑटोमेटिकली होने का मतलब तो फिर वो गुणवत्ता जिस पर बार बार कहा गया है शिक्षा नीति में, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना भी बहुत जल्दी होगा कि 10वीं तक की और शिक्षाएं 10वीं तक के विद्यालय स्वतः ही 12वीं तक बदल जाएंगे, बहुत जल्दी होगा। अभी हम नहीं जानते, राज्यों के रुख भी बहुत स्पष्ट नहीं है और केंद्र की नीति में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि 10वीं तक का विद्यालय, हाँ, लेकिन वो एक सेकेंडरी विद्यालय होगा। अब वो सेकेंडरी का मतलब होगा 12th, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी में कहते हैं। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो बात है कौशल शिक्षा की बात, व्यावसायिक शिक्षा की बात जो कही गई है, व्यावसायिक शिक्षा को तो बहुत महत्व इसलिए दिया गया है कि हमने देखा कि 21वीं सदी में हमको रोजगार के साथ भी यदि जोड़ना है, और उदाहरण देते हुए 64 बाणभट्ट का उदाहरण देते हुए शिक्षा नीति कहती है कि बाणभट्ट का उदाहरण ये कह रहा है कि 64 कलाओं की शिक्षाओं में हमारे पास मेडिसिन भी है, यानी चिकित्सा का अनुभव भी है, इंजीनियरिंग कारपेंट्री भी है, उसमें बढ़ई का काम भी है, उसमें म्यूजिक और साहित्य भी है, उसमें चित्रकारी भी है, सब कलाएं हैं। तो सब कलाएं हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा अलग अलग नहीं है। हालांकि इसने अभी तो कहा है इस बात को पॉलिसी ने कि व्यावसायिक शिक्षा को हम 6ठी क्लास से शुरू करेंगे, यानी हम 6ठी क्लास से ही बालक को एक्सपोजर देना शुरू करेंगे। उसके लिए दो तरह की बात है, व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक और स्थानीय परिवेश में जो हमको जो उपलब्ध है अनुभव, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में मान लीजिए पॉटरी की बात है, तो पॉटर्स जो हमारे कुम्हार हैं, यदि बहुत अच्छा किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे इस पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनके साथ इंटर्नशिप की बात जरूर की गई है कि 10 दिन बालक को उसके साथ रहते हुए सीखना, यानी श्रम की महत्ता, जो श्रमेव जयते भारत ने कहा, श्रम की महत्ता, उस पर तो बात 6ठी क्लास से की गई है कि अपना ये जो कौशल है, दो बातें हैं, कुछ शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि अब वो मेन स्ट्रीम में जा रही है, व्यावसायिक शिक्षा को अलग करके नहीं देखा जा सकेगा अगले कुछ सालों के बाद, यानी वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के साथ ही ऐसे टीचर्स होंगे। अब उन टीचर्स के अंदर व्यावसायिक शिक्षा में कौन कौन से स्ट्रीम हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को निश्चित रूप से नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक अच्छी बात ये कहती है कि इस व्यावसायिक शिक्षा में जो स्थानीय अनुभवी कलाकार और जानकार लोग हैं, उनको भी विद्यालय बुलाया जा सकेगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और उनके साथ इंटर्नशिप, तो 6ठी क्लास से इसको प्रारंभ करने की बात की गई। राजेंद्र जी रावत, काजीपुरा, अजमेर, और विक्रम जी, श्री पब्लिक स्कूल, अजमेर। हालांकि ये प्रश्न आ गया है, लेकिन इनके नामों के साथ वापस प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा समाप्त होगी? और दूसरा है, विषय का चुनाव किस समय और किस प्रकार किया जाएगा? और तीसरा एक प्रश्न इसी में है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी विषय का चुनाव कर सकता है, तो इतने सारे विषयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना एक जटिल प्रश्न होगा। इसके बारे में क्या समाधान है? तो पहली चीज तो आपको पता चल गई कि 10वीं बोर्ड पॉलिसी 3री, 5वीं और 8वीं, ये पहले जो 9वीं से पहले 3 क्लासेस है उसमें केंद्रीय परीक्षा की बात करती है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो अभी तक हमारी चलती थी कि सब किसी को फेल नहीं करेंगे,
वो इसमें तीसरी, पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन उन परीक्षा के लिए कहा गया है कि ये हम लर्निंग आउटकम के लिए समझने, हम आखिर देखिए एक पूरा चैप्टर इसमें है जो मैंने नहीं बोला, वो है मूलभूत संख्यात्मक और योग्यता और साक्षरता, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। सामान्य पढ़ना लिखना 5 करोड़ बच्चे आज हमारे प्राथमिक स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चों में ये योग्यता नहीं है कि वो सामान्य 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य जोड़ बाकी कर सकें या कि लिख पढ़ सकते हैं। तो उस पर फोकस करने की बात ये पॉलिसी ने करी है। इसलिए तीसरी, पांचवी और आठवीं की परीक्षा लर्निंग आउटकम को, भाई कोई तीसरी है तो कम से कम इतना आना चाहिए, पांचवी में बालक है तो इतना आना चाहिए, आठवीं में तो इतना आना चाहिए, इसका लर्निंग आउटकम, ताकि भारत ये जान सके कि ये जो 5वीं पास है इसको जोड़ बाकी करना आता है। 2025 तक इस चीज को लाया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी वो उसकी पद्धति बदलने की बात है कि हम एक परख एक राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे और बोर्ड को भी पद्धतियां बदलनी पड़ेंगी। बोर्ड इसी तरह की परीक्षाएं नहीं कराएगा, बल्कि 21वीं सदी के संज्ञानात्मक कौशल को परखने वाली, और इसके लिए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऊपर देखेगा वो परख है, वो देखेगा कि इसी तरह से ये सारे चीजें बालक की टेस्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है। विषय के चयन करने की बात, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमको पता है कि पहली बार 9वीं के अंदर हमको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, 8वीं क्लास तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है लेकिन 9वीं में है। और ये जो तीसरा प्रश्न है कि इतने सारे विषय हो जाएंगे तो उसकी समस्या क्या होगी, ये एक जटिल विषय है जो उच्च शिक्षा में भी आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। हालांकि ये पॉलिसी कुछ हद तक, बहुत ज्यादा स्पष्ट समाधान नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बताती है स्कूल क्लस्टर्स का मैकेनिज्म, जहां पर रिसोर्स शेयर किए जाएंगे, यानी संसाधन एक ही स्कूल के अंदर सारे नहीं हो, लेकिन कुछ स्कूलों के टीचर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ रिसोर्स शेयरिंग, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज भी होंगे और टीचर रिसोर्सेज भी होंगे, रिसोर्स शेयर के माध्यम से लागू किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर आप शंकाएं बिल्कुल वाजिब हैं, और इस बात को लेकर, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हमको इस पॉलिसी को लागू करने की तरफ बढ़ना है, तो लागू करने में ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को हमको भी एड्रेस करना पड़ेगा कि यदि कोई टीचर, मान लीजिए संस्कृत का टीचर है और संस्कृत दूसरे विद्यालय में भी पढ़ाई जानी है, तो फिजिक्स का टीचर वहां से आ सकता है और संस्कृत का वहां जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि बच्चे अब उस तरह से नहीं होंगे कि आपका रेगुलर ये क्लास तो हमेशा यहाँ पर होनी ही होनी है। नया जो मॉडल दिया गया, लेकिन इस मॉडल को लागू कैसे करेंगे, इसको लेकर जो चिंताएं हैं, और ये चर्चा होनी ही चाहिए। ये चिंताएं अभी देखना है कि सरकार क्या, राज्य सरकारें विशेष तौर पर, क्योंकि हम राज्य सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार भी इसका क्या मॉडल लेकर आती है। ये पॉलिसी केवल सूत्र रूप में है कि ऐसा करेंगे, लेकिन करने के साथ जो व्यावहारिक धरातलीय दिक्कतें हैं, इससे भी हमको भी दो चार होना है। तो मॉडल में थोड़ी बातें तो कही गई है क्लस्टर मैकेनिज्म में, लेकिन क्लस्टर मैकेनिज्म में भी क्या दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कुछ दिक्कतें आएंगी और वो समय के साथ ही एड्रेस होंगी। तो अभी इस विषय पर भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी। एक अंतिम प्रश्न ब्यावर से ममता शर्मा ने पूछा है कि व्यावसायिक शिक्षा में जो व्यावसायिक शिक्षा के विषय होंगे, ये अनिवार्य विषय होंगे या वैकल्पिक विषयों के रूप में इनको जोड़ा जाएगा? ये पॉलिसी तो ये कह रही है सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू द मेन स्ट्रीम। पॉलिसी ने ये लिखा है द वोकेशनल एजुकेशन विल बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी इसको शामिल कर दिया जाएगा। तो अलग अलग नहीं होगा, कुछ भी चीजें अलग अलग नहीं रहने वाली है। यानी कोई व्यावसायिक शिक्षा को इसको तो अनिवार्य किया जाए और इसको वैकल्पिक किया जाए, ये जो मॉडल है, ये पूरी पॉलिसी कहीं पर भी अनिवार्य की बात करती नहीं है। और इसलिए कोई व्यावसायिक शिक्षा की डिग्री अलग होगी, इस अनिवार्य पाठ्यक्रम जरूरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहती है कि 50% तक, कम से कम 100% बालकों के लिए नहीं कहती, 50% तक एक्सपोजर हमारा बालकों का व्यावसायिक शिक्षा पर होना चाहिए। उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजनाएं निकालनी पड़ेंगी, रोजगार की भी निकालनी पड़ेगी, तो अपने आप आकर्षित होंगे उस तरफ। यानी अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसे अनिवार्य करेंगे और इसे वैकल्पिक करेंगे। हमने ये कहा है सब कुछ में से कुछ भी, वोकेशनल और मेन स्ट्रीम एकेडमिक एजुकेशन अलग अलग नहीं है।
इसलिए अनिवार्यता का विषय कहीं पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन 50% तक व्यावसायिक शिक्षा का एक टारगेट जरूर है कि 50% बालक कम से कम व्यावसायिक रूप से स्कूलों में और कॉलेजों में शिक्षा ले। व्यावसायिक शिक्षा में कृषि, कानूनी, चिकित्सा को अनिवार्य विषयों के साथ जोड़ा जाएगा क्या? अच्छा नहीं, प्रश्न अलग है ममता जी का प्रश्न। एक इसमें व्यावसायिक शिक्षा में कृषि, कानूनी, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य विषयों के साथ, देखिए ये व्यावसायिक शिक्षा, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, वोकेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा, यदि वैसे पेशेवर शब्द हिंदी का नहीं है, उर्दू का शब्द है, लेकिन उसका कोई ठीक ठीक जो भी है, प्रोफेशनल एजुकेशन को खत्म करके हायर एजुकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन शब्द आ रहा है 12th के बाद, आफ्टर स्कूल। तो ये जो कानून, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, अब ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ये बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान के भाग होंगे। यानी कि जो पेशेवर शिक्षा होगी, इट विल बी ए पार्ट ऑफ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का ही पार्ट होगी। ये 12th के बाद का विषय। व्यावसायिक शिक्षा जिसे हमने वोकेशनल एजुकेशन कहा, ये 6ठी से इंट्रोड्यूस हो रहा है। दोनों को अलग अलग करके जी। एक अंतिम प्रश्न अभी आया है प्रीति पाठक अजमेर से। ये कहते हैं कि शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षाओं में लगभग कितने पीरियड हो सकेंगे? कुल मिलाकर विद्यालय की समयावधि के संदर्भ में भी कोई बात अगर की गई हो तो उस पर प्रकाश। नहीं, फैकल्टी पर बात करिए। देखिए फैकल्टी को ये कहा है कि फैकल्टी पर बहुत लोड ना डाला जाए। जो फैकल्टी है उसको यदि आप बहुत बोझ डालकर रखेंगे तो वो अपना ऑप्टिमम, अनुकूलतम अपना वो नहीं दे पाएगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इतनी बात कही गई है। लेकिन और बस्ते का बोझ कम करने की बात की गई है। इन दो बातों से अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि टाइम टेबल और पीरियड की बात कुछ भी नहीं की गई है पॉलिसी में, लेकिन इससे अर्थ निकाला जा सकता है। बस्ते का बोझ कम होगा, खेल आधारित, खोज आधारित, खुले मैदान की जो बात वो करते हैं, प्रयोगात्मक शिक्षा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा क्लासरूम लेक्चर मेथड है उस पर कुछ चीजें बदलेंगी। जैसे समूह परिचर्चा के आधार पर टीम बनाकर अलग अलग काम करना, अपने प्रोजेक्ट स्टडी करना। इसके अंदर टीचर का रोल बदल जाएगा। टीचर एक मेंटर हो जाएगा। टीचर नहीं रहकर जो अभी तक हमारी है ना, आप मैं बोलता हूं तुम सुनो, मैं लिखवाता हूं तुम लिखो, ये नहीं। इसकी जगह रोल बदलना है। टीचर का रोल बदलने की बात है तो हमारा काम करने का तरीका बदलेगा कि अब जो पीरियड है उसमें अपना रजिस्टर लेकर कमरे में जाकर लेक्चर देना, ये नहीं हो सकता है। उस वक्त आपको खोज आधारित, संवाद आधारित कुछ परिचर्चात्मक काम करने पड़ेंगे, कभी खुले मैदान में ये सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन दो बातें उसमें लिखी, एक तो बस्ते का बोझ कम किया जाएगा, पाठ्यक्रम कम किया जाएगा, उसके एप्लीकेशन पर जोर ज्यादा दिया जाएगा। यानी एक विषय बताते हुए उससे 10 बातें सोचना, इस पर ज्यादा जोर होगा, तो पाठ्यक्रम कम होना। और दूसरा, जो फैकल्टी है उस पर बहुत बोझ ना डाला जाए, फैकल्टी ताकि ऑप्टिमम दे सके। तो इसको देखते हुए हमको लग रहा है जो हमारा अभी का स्ट्रक्चर है उसमें कोई बढ़ने की संभावना तो नहीं है पीरियड किसी भी तरह से। अब ये अनुकूलतम ही है, मुझे लगता है अभी जो हम कर रहे हैं ना, इतना स्कूल का समय चाहिए ही, इसमें कोई बहुत अंतर आने की संभावना नहीं है। और इस पर कोई बात पॉलिसी नहीं कहती, लेकिन ये बस्ते के बोझ और फैकल्टी को बोझ में, रूटीन बोझ से कम करना, ये बात। और शिक्षक और शिक्षा का अनुपात, शिक्षार्थी का अनुपात 30 बालक पर 1 शिक्षक, ऐसी बात की पॉलिसी करती है। तो इन सब के आधार पर हम मान सकते हैं कि कंपैरेटिवली कम बोझिल, कम तनाव भरा हमारे लिए होना चाहिए एज ए शिक्षक। जी, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। विद्या भारती संस्थान अजमेर की विद्वत परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर नारायण लाल जी गुप्ता, महामंत्री डॉक्टर राष्ट्रीय का हृदय के गहनतम तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त पहलुओं को सारगर्भित जानकारियां दी। नई शिक्षा नीति
में संप्रेषण हेतु भारतीय भाषाओं का समावेश, व्यावसायिक शिक्षा, भारत की सांस्कृतिक संपदा का संवर्धन एवं संरक्षण, विश्व में सशक्त एवं समृद्ध भारत निर्माण हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा को स्वदेशी मांग के अनुरूप संचालित करना, बाल्य अवस्था से ही अंतर्निहित प्रतिभा के विकास की सभी सुविधाओं सृजित करने की विशिष्टता स्वागत योग्य एवं अभिनंदनीय है। मैं निजी शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों एवं आचार्यों से आह्वान करता हूं कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लागू करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। मैं सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 के अत्यंत व्यवहारिक और आत्मनिर्भर भारत के समय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में अपनी सहभागिता निभाई। अंत में मैं भूपेंद्र जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार का संयोजन किया। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। विद्या भारती संस्थान देश भर में ही मातृभाषा के विषय को लेकर के जन्म लिया और कई वर्षों का संघर्ष इस दिशा में कर रहा था, और ये नई शिक्षा नीति निसंदेह उसके संघर्ष में उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, और हम सभी लोग मिलकर के इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, उसकी भावनाओं के अनुरूप नया शिक्षा जगत खड़ा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।